नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के शो में जिसका नाम है खेलों में खास। और अगर खेलों में खास खबरों का हम आज जिक्र करें तो सबसे पहले हम इस बात का जिक्र करेंगे कि इंग्लैंड ने आयरलैंड को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे दी है और इस तरह से इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैचेस में हराया, आयरलैंड को ओडीआई में हराया और एक अच्छी शुरुआत की है कोरोना काल में। आईपीएल की तारीखें तय हो चुकी हैं, 2 दिन की अवधि और बढ़ गई है, सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। और तीसरी जो खबर है वो ये कि बेंगलुरु में नेशनल हॉकी कैंप के लिए प्लेयर्स का जुटना कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्हें पहले 14 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। तो इन 3 खबरों पर आज खास तौर पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले चर्चा क्रिकेट की। और क्रिकेट में चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथी फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी वेलकम, नमस्कार। नमस्कार सर। अशोक जी, जैसे की उम्मीद थी आयरलैंड का सूपड़ा साफ हो गया है। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने उन्हें 4 विकेट से पराजित कर दिया है और हालांकि आयरलैंड ने बेहतर बल्लेबाजी की, उन्होंने 212 रन बनाए 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत आसानी के साथ, काफी ओवर बाकी थे, मेरा ख्याल है 32 ओवर्स के आसपास में उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया। देखिए, आयरलैंड ने पिछले पहले मैच से बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें या गेंदबाजी की बात करें। हालांकि बेयरस्टो ने बड़ी अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, उसके बाद 146 पर 6 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड की टीम संकट में दिखाई दे रही थी। उसके बाद सैम बिलिंग्स और पीटर विली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह की साझेदारी की, क्योंकि ओवर्स बहुत पड़े थे, उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी, विकेट पर टिकना था। और एक बार फिर साबित हुआ कि जमीन आसमान का फर्क, जहां तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं और जो आईसीसी में जो टीमें खेलती हैं, जो अभी तक वर्ल्ड कप में निश्चित रूप से नहीं खेलती, तो निश्चित रूप से जमीन आसमान का फर्क है और उस जो फर्क कहीं ना कहीं भरना। दोनों टीमों में फर्क तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कैम्फर ने एक बार फिर हाफ सेंचुरी लगाई, बढ़िया इनिंग्स खेली है कैम्फर ने, और आयरलैंड के वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने डेब्यू के बाद लगातार 2 मैचेस में 50 मारी है। देखिए, कैम्फर एक उभरता हुआ खिलाड़ी दिख रहा है, और जब उभरता हुआ खिलाड़ी आता है और आते ही जब इस तरह की अपनी छाप छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए, अगर आप इंग्लैंड टीम की बात करें तो उनमें इंग्लिश खिलाड़ी कम और विदेशी खिलाड़ी ज्यादा दिखाई देते, चाहे आयरिश हो या वेस्ट इंडियन हो या साउथ अफ्रीकन हो, उनका मिली जुली एक टीम दिखाई देती है। तो कैम्फर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, अशोक जी, ऐसा लगता है कि कैम्फर पर जो इंग्लैंड का राडार है वो घूमने लगा है। हो सकता है कैम्फर इंग्लैंड की टीम में शामिल हो जाएं, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, अगर ये सिलसिला जारी रहा। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासे ऑलराउंडर है, मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको शॉर्ट लिस्ट जरूर किया जाएगा। हो सकता है अभी नहीं, हो सकता है उनको साल के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाए, लेकिन उन पर नजर निश्चित रूप से रहेगी इंग्लिश कंट्रोल बोर्ड। जी, इंग्लैंड के बैट्समैन बेयरस्टो का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की और 21 बॉल्स पे उन्होंने 50 मार दी, 82 रन बनाए, अपने 3000 रन भी पूरे किए। तो जबरदस्त प्रदर्शन बेयरस्टो का, इसमें कोई शक नहीं। और अब इस मुकाबले के जो आंकड़े हैं, स्टैट्स हैं, वो कितने अहम हैं, इस पर हम एक नजर दौड़ा लेते हैं। स्टैट कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे साथ हैं। आदिल रशीद ने आयरलैंड के लॉर्कन टकर को आउट कर अपना 150वां वनडे विकेट पूरा कर लिया। इस तरह वह इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज़ी से 150 विकेट पूरे करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 95, डेरेन ग्रोफ ने 97 और आदिल रशीद ने 102 मैचों में यह सफलता हासिल की। साथ ही आदिल 150 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले स्पिन गेंदबाज हैं। आयरलैंड के कर्टिस कैम्फर ने लगातार दूसरे मैच में 68 पारी खेली। कर्टिस 21वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने डेब्यू के पहले 2 मैचों में लगातार 2 अर्धशतक ठोके हैं। ऐसा प्रदर्शन करने वाले कर्टिस आयरलैंड के पहले बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन 0 पर आउट हुए। आयरलैंड के खिलाफ 0 पर आउट होने वाले वह एकमात्र कप्तान है। संयोग से मॉर्गन पिछले साल भी डबलिन में 0 पर आउट हुए थे। इंग्लैंड के जीत में जॉनी बेयरस्टो की 82 रन की पारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था।
इस तरह इंग्लैंड के लिए बेयरस्टो ने इयान मॉर्गन के साथ सबसे तेज़ अर्धशतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मॉर्गन ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाई थी। जॉनी बेयरस्टो ने 82 रन की पारी के दौरान ही अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। इस तरह बेयरस्टो 3000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के 18वें बल्लेबाज बन गए हैं। और अब आईपीएल का जिक्र करें। आईपीएल की अवधि 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब ये 10 नवंबर तक होगी। और इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल की कल हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। उन फैसलों में यह भी शामिल है कि हर फ्रेंचाइज अपने साथ 24 मेंबर्स की टीम दुबई लेकर के जाएगा और कोविड का जो रिप्लेसमेंट है वो टीमें ले सकेंगी। जितने भी रिप्लेसमेंट वो चाहें उन्हें मिल सकेंगे। तो ये बातें अहम रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि चाइनीज जो स्पॉन्सर्स हैं बीसीसीआई के या आईपीएल के, उनका सिलसिला बना रहेगा। उन पर किसी तरह की आंच नहीं आई है। तो अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं आप इन फैसलों को भारतीय क्रिकेट के नजरिए से? देखिए, इंडिया के क्रिकेट के लिए बहुत है। और जहां तक आईपीएल का सवाल, क्योंकि आईपीएल बड़ा प्रीमियर टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो। और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बिना किसी हादसे के खत्म, सबसे बड़ी बात है। और जैसे आपने कहा कि काफी मुद्दे जिस पर चर्चा होगी और फिर काफी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अभी फ्रेंचाइजी इसके अंदर नहीं आए। अभी फ्रेंचाइजी से भी उसके बारे में सलाह ली जाएगी, चाहे वो होटल हो या कितने खिलाड़ियों को लेके जाना है या किस तरह का वहां पे इंतजाम होंगे, इस सब पर निर्भर करेगा। और जहां तक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का सवाल है, उनके लिए आसान नहीं होगा। और आईपीएल की डेट्स भले ही तय हो गई हैं, लेकिन सब कुछ बहुत आसानी के साथ नहीं होने वाला है। परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी और उनका सामना करना पड़ेगा। एक बात और है जिसका ऐलान कल सौरव गांगुली ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं की T20 लीग या कि उनका जो चैलेंजर टूर्नामेंट है जो 2018-19 में आईपीएल के साथ ही तकरीबन हुआ था, इस बार भी करने की अब प्लान है। और जैसा कि आप जानते हैं 2018 में एक मैच खेला गया था, 2019 में 3 टीमें थी और कुल मिलाकर 4 मैचेस हुए थे। तो महिला क्रिकेट के लिए ये एक सुकून की बात। यह बिल्कुल काफी सुकून की बात है, खासकर जिस तरह उनका इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया। क्योंकि जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके खेल में दिखा रहा था। और फिर कहीं ना कहीं आईपीएल में सब महिलाएं खेलना चाहती हैं क्योंकि प्रीमियर टूर्नामेंट है। और फिर आपको काफी लोग देखते हैं, आप लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रियता आपके कदम चूमती है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि माल भी मिलता है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि माल है तो ताल, तो निश्चित रूप से महिलाएं भी इस ताल को समझना चाहेंगी। जाहिर है कि अगर क्रिकेट है और जैसा कि अशोक जी कहते हैं कि माल है तो दाल है और ताल है, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है। और आईपीएल उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दुनिया में आईपीएल ने किस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। क्रिकेट की खबरें अशोक जी आज यहीं तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल भी आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। तो बेंगलुरु में कल से महिलाओं और पुरुषों की हॉकी टीम का जो नेशनल कैंप है वो शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को आने के बाद 14 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। और ये आइसोलेशन कितना इन पर इम्पैक्ट डालेगा, पूछते हैं हमारे साथी और ओलंपियन समीर दाद से। समीर, आते ही 14 दिनों का आइसोलेशन जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पर और उनके मनोबल पर ये कितना इम्पैक्ट डालने वाला है? सबसे पहले तो बहुत जरूरी है सेफ्टी, प्लेयर्स के लिए सेफ्टी। जो साई ने गाइडलाइंस तैयार करी है उस हिसाब से इनको शुरू करना पड़ेगा और हमें तैयारी भी करना है क्योंकि अगले साल ही ओलंपिक है। तो सबसे जो इम्पैक्ट वाली चीज वो ये रहेगी कि घर से हो सकता है घर पे प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे हो और अपनी फिटनेस को रखे हो बरकरार, जैसे वो लास्ट कैंप में वापस गए थे उसके बाद। अब यहाँ पे आके अगर वो 14 दिन के लिए फिर से क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे तो उनकी फिटनेस पे जरूर बहुत कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। आपकी बात हुई होगी कैंप के अंदर जो प्लेयर शामिल हैं उनसे, कितने उत्साहित हैं वो इस कैंप को लेकर? नहीं, खुशी की तो है उन लोगों को, लेकिन साथ में ये भी है कि हमें 14 दिन जाके वहां पे फिर क्वारंटाइन होना है और हमने अपनी तैयारी करी थी कि कैंप में जाके ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन अब वक्त ऐसा है इस टाइम के सेफ्टी बहुत जरूरी है और साई ने जो गाइडलाइन तैयार करी है उसी को फॉलो करना पड़ेगा।
तो खुशी भी थी और कहीं ना कहीं ये भी था उनके दिल में कि हमें 14 दिन क्वारंटाइन और 14 दिन सिर्फ खाने के लिए मेस में जाएंगे थोड़ा सा और सीधे रूम में आएंगे। उनको कहीं भी परमिशन नहीं होगी कि कहीं वो जाएं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, connect@sportszindagi.com। फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार।